देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। कल एक बार फिर से पाकिस्तान की सियासत में होशरुबा इंकशाफात का दिन था। कल खान साहब के साबिक साथी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब आजम खान साहब ने एक बयान दिया और इस बयान के तहत ये बताया गया कि किस अंदाज से जो साइफर था वो पूरे का पूरा एक ड्रामा था जिसको खान साहब ने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। इससे पहले जब ये बयान दिया गया तो खुद आजम खान साहब के हवाले से ये बात मशहूर है कि वो काफी अरसे से लापता थे और उनकी फैमिली की जानिब से इस हवाले से एफआईआर भी दर्ज की गई थी। आजम खान साहब मंजर आम पर आए और उन्होंने मंजर आम पर आने के बाद कुछ ना किया, सबसे पहले मजिस्ट्रेट के सामने इस बयान को कलमबंद कराया। इस बयान की हकीकत क्या है और इस बयान के बाद अब आगे क्या होगा। ये जो साइफर मामला है, ये साइफर मामला पाकिस्तान में 2 साल से इसके हवाले से बात हो रही है। उस 1-1.5 साल के अरसे में इस हवाले से काफी कुछ गुफ्तगू हुई। साइफर हकीकत है या फसाना, साइफर साजिश है या मुदाखलत, ये सारे पहलुओं के ऊपर काफी ज्यादा बातें हुई। लेकिन इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक स्लाइड नजर आ रही है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की है। इस हवाले से भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो प्रेस रिलीज है उसको देखा जा सकता है कि किस अंदाज से साइफर के ऊपर काफी ज्यादा गुफ्तगू की गई, इसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेस रिलीजेस जारी की गई और अब सूरत हाल यह है कि ये जो साइफर का मामला है एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। क्या यह साइफर मामला खान साहब की गिरफ्तारी के लिए एक बड़ा अहम कदम साबित होगा और क्या तहरीक इंसाफ की सियासत को इससे धचका भी पहुंचेगा या फिर ये माजी के काफी सारे किस्सों की तरह यही अंडर द कारपेट कर दिया जाएगा। आजम खान साहब के हवाले से ये बात मशहूर है कि वो खान साहब के काफी करीबी साथियों में से शुमार थे और उन्होंने जब ये बयान दिया तो इस बयान की हकीकत क्या है और इस बयान की कानूनी हैसियत के ऊपर ही बात करेंगे। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर सहाफी और तजियाकार जनाब राना अजीम साहब। इनसे जरा जानेंगे जो साइफर मामला है, आखिर इस मामले की असल हकीकत क्या है और अगर साइफर के मामले के ऊपर आज आजम खान साहब अपनी लबकुशाई कर रहे हैं तो गुज़िश्ता 1-1.5 साल के दौरान उन्होंने ये सारे मामलात को क्यों उजागर ना किया, इसके पीछे की क्या मोहरिकात है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, ये जो साइफर है खान साहब ने इसको सबसे पहले अवाम तक पहुंचाया और एक बार फिर से ये साइफर जेरे बहस आ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि साइफर का मामला, क्या इसका कोई, इस स्टोरी का कोई एंड भी होगा या नहीं, या फिर ये खान साहब की गिरफ्तारी पे एंड होता नजर आ रहा है? बड़ी 2 चीजें तो बड़ी क्लियर है कि साइफर के मामले पे साइफर आ गया, साइफर छा गया, साइफर फलां हो गया, साइफर फलां हो गया, थक गए हम कल से आप और हम सब सुन के। अब कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आजम खान साहब जिनका जमीर इन्होंने कहा कि जाग गया और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बल्कि इवन राना सनाउल्लाह साहब समेत सब ने बड़ा गाजी, उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया, उनका जमीर जागा। ये कौन सा जमीर है जो 1 साल 4 माह बाद जाग जाता है? उससे पहले क्या जमीर सोया होता है? ये कौन सा जमीर है जब घर से कोई बंदा गायब होता है और 25-26 दिन गायब रहता है तो अचानक उसका जमीर जाग जाता है? ये मुझे तो एक तो ये समझ नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर ये साइफर गलत है तो फिर सबसे पहले बुलाना पड़ेगा उस पाकिस्तान के मंदूक को जिसने ये साइफर भेजा जी, जो कई मीटिंग्स में पेश हुआ, जो शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में भी एक मीटिंग में पेश हुआ, उस मीटिंग में पेश होकर उसने ये इकरार किया कि वाकई ये साइफर ठीक है, इसमें धमकी दी गई, इसमें ये कहा गया। उसके बाद ये साइफर के हवाले से पूरा एक चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई और वहां की रूलिंग जो है वो भी मौजूद है। उसके बाद 2 मीटिंग्स इमरान खान के दौर में हुई, चेयरमैन के तरीके साहब के दौर में हुई, एक मीटिंग जो है वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुई और उनमें ये साइफर का जिक्र किया गया। अगर ये साइफर गलत था, अगर ये साइफर 2 नंबर था, अगर ये फ्रॉड था, तो उन 3 मीटिंग्स में बैठे लोग क्या इसको बेनकाब नहीं कर सके? उन्हें ये बात क्यों ना पता चली जो आजम खान साहब की 164 के बयान में बात सामने आ गई है? तो इससे 2 चीजें बड़ी क्लियर है। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को फंसाने के लिए एक साजिश है। अच्छा, अब इसमें लोगों को समझ नहीं आ रही। मैं तो कल रात के बहुत से तजियाकारों का प्रोग्राम देख के सुन के फिर मैंने भी एक प्रोग्राम में कहा कि मुझे एक समझ नहीं आ रही किस तरह आप किसी एक शख्स को इसमें फंसाएंगे। नंबर 1 तो अगर इसमें फंसेगी तो सारी कबीना फंसेगी। इस कबीना के 80% लोग जो है इस वक्त मुख्तलिफ कंपनियों के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद कबीना के बाद वो तमाम लोग जो हैं जिन्होंने इस साइफर में मीटिंग की उनको बुलाया जाएगा तफ्तीश में। कानून ये कहता है तफ्तीश में बुलाया जाएगा कि अगर ये साइफर गलत था
तो फिर आपने इस पर प्रेस रिलीज क्यों जारी की? इस पर प्रेस रिलीज एक अहमद आरे की तरफ से जारी हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। इस पर प्रेस रिलीज मुख्तलिफ लोगों की तरफ से भी जारी हो चुकी है। तो ये 3 प्रेस रिलीज जो इस पर जारी हुई है, फिर उस पर क्यों नहीं पूछा गया? नंबर 4, इसी साइफर के हवाले से लेटर लिखा गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, स्पीकर कौमी असेंबली ने भी कहा, और सदर पाकिस्तान की तरफ से लेटर लिखा गया कि जनाब आप इस साइफर पे एक कमीशन बना दें जी, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर ये साइफर गलत था तो उस पर कमीशन क्यों नहीं बनाया गया? उस वक्त इसको क्यों नहीं कहा गया? फिर इसी साइफर की बुनियाद पर जब असेंबली डिसॉल्व की गई और उस असेंबली को जब बहाल किया गया तो उस फैसले में इसका जिक्र मौजूद है, तो उसको आप किस तरह जुटलाएंगे? तो मैं ये समझता हूं कि ये एक ऐसा फायर है जिस फायर की आवाज बहुत है, इस फायर की गूंज बहुत है, लेकिन ये फायर जाया चला। राणा साहब ये जरा समझाएंगे, ये जो साइफर वाला मामला है, अगर तो साइफर था ही नहीं तो डिमार्च भी किया गया, और मेरे ख्याल से इसका फैसला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में किया गया था कि इसके हवाले से एक डिमार्च देना है, तो अगर तो फिर ये हकीकत ही नहीं थी इसकी, तो फिर वो क्यों दिया गया? ये भी तो एक सवाल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। फिर मैंने तो आज ये भी सवाल किया आपसे पहले एक प्रोग्राम में, अगर वो साइफर था जाली तो फिर आर्टिकल 6 के चीज का, फिर आर्टिकल 6 की बात क्यों कर रहे हैं? अगर वो साइफर था ही जाली तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की क्यों बात कर रहे हैं? और अगर वो जाली था तो 1 साल 14 माह से आपकी 4 माह से आपकी हुकूमत है, आप उसको साबित क्यों नहीं कर सके? ये सब कुछ इलेक्शन से पहले ही क्यों हो रहा है? इतने सारे पीरियड में ये खामोशी क्यों थी? लेकिन राणा साहब हमारी सियासत में कोई नई बात तो नहीं है, 1999 की बात है। इसहाक डार साहब ने भी एक एफिडेविट जमा कराया था और एक बयान दिया था और वादा माफ गवाह बने थे, और उसके बाद कुछ अरसे बाद जब अदालत में वो पेश हुए तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। तो आपको लगता है कि जो आजम खान साहब के से मंसूब करके जो बयान दिया जा रहा है वो हो सकता है आने वाले कल में शायद उससे इनकार कर जाए? देखें, वो इनकार करे या ना करे, किसी प्रेशर में वो इनकार नहीं करते, लेकिन वो इसको साबित किस तरह करेंगे? सर, लेकिन अगर साबित नहीं भी करते तो आपको नहीं लगता कि खुद आजम खान साहब के ऊपर भी इस हवाले से एक मुकदमा बन सकता है कि वो खान साहब के करीबी साथियों में से थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे? आजम खान पर मुकदमा बनेगा और इसका मुकदमा जो है वो तमाम हुकूमत पे मौजूद अफराद पे बनेगा जो अफराद उस कबीना में उस वक्त मौजूद थे। फिर वो तमाम अफराद जो उस वक्त स्टेज पर बैठते थे जब खान साहब इस लेटर को लहराते थे, उन तमाम लोगों पे बनेगा। ये तो मुमकिन नहीं है कि ना बने। इसमें तो मैं समझता हूँ कि कुछ जिन लोगों ने ये प्लानिंग की, पीडीएम के लोगों ने, उन्होंने मरवा दिया अपने आप को भी, मरवा दिया उन तमाम लोगों को भी जो लोग इन्होंने तोड़े थे, जिनको लेकर किसी और 2 नई सियासी जमातें बनाई थी और तीसरी नई सियासी जमात की तैयारी कर रहे थे। तो ये सब मरवा दिया। ये फायर जो है, ये फायर बेकार गया। ये आपको एक बात बताता हूं, इमरान खान पेश होगा इसमें, बिल्कुल पेश होगा, और खान साहब वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पेश होंगे जिसके मतलब कोई सोच नहीं सकता। फिर उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर अगर आप उनको गिरफ्तार करते हैं तो कितने दिन गिरफ्तार करके रखेंगे? 1 माह, 2 माह, 3 माह? लेकिन सवाल तो एक गिरफ्तारी होगी किस पे? क्या आर्टिकल 6 लगाया जाएगा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक कौमी राज है उसको आपने आवाम तक पहुंचा दिया, या फिर एक आपने मिस इंटरप्रिटेशन की या किसी चीज को गलत इस्तेमाल किया, गलत रंग दिया, जैसे कि खुद आजम खान साहब कह रहे, तो फिर तो गिरफ्तारी किस केस में होगी ये भी तो जांचना पड़ेगा ना? मैं ये कह रहा हूं कि इस पर गिरफ्तारी एक नहीं होगी, बहुत से लोगों की होगी। अगर वो गलत था तो फिर वो जो मीटिंग हुई थी उस पर वो डिस्कस क्यों हुआ? उस पर मीटिंग्स की प्रेस रिलीज और मीटिंग्स की रिपोर्ट्स वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना, वो क्यों हुई? फिर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट वो कहाँ गई? फिर उसके बाद जब असेंबली बहाल की गई और इत्तेमाद के वोट का कहा गया, दोबारा सारा कुछ हुआ, उसमें भी एक उस रिपोर्ट में भी ये चीज मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो फिर कहाँ जाएंगे? ये कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ थकाने। और हना सर, एक और इंटरेस्टिंग पहलू, इस हुकूमत में जो लोग बैठे हैं, आपने कई टॉक शोज किए, हमने भी किए, वो खुद कहते रहे कि साजिश नहीं मुदाखलत थी, और साजिश और मुदाखलत की बहस मेरे ख्याल से काफी अरसे जारी रही। खुद भी कई लोग तस्लीम करते हैं कि हाँ, इसमें जो जबान इस्तेमाल की गई थी वो सख्त थी। अब इसकी सेहत से इनकार कर देना मुकम्मल तौर पे, आपको नहीं लगता कि ये खुद एक बड़ा सवाल है पाकिस्तान के सियासी निजाम के ऊपर? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल भी है, और मैं कह रहा हूं कि इन लोगों ने ये प्लानिंग तैयार की, इन लोगों ने प्लानिंग तैयार करवाई, और वो तमाम के तमाम लोग जो हैं सियासी लोग हैं, और सियासी लोग जो है वो फंस गए हैं। ये एक ऐसा फायर है जो उल्टा, जिसे हम कहते हैं ना
कि ऐसा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके फायर अपने ही लोगों पे चलते हैं, ये फायर अपने ही लेकिन राणा साहब माजरत कता कलामी कर रहा हूं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इसमें कहीं आपको लगता है कोताही है? क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से जब वो इंटरव्यूज जो दे रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया को भी दे रहे हैं, वो साइफर के हवाले से जो बात करते हैं उनका लबो लहजा तब्दील तो हुआ है। 6 माह पहले या 1 साल पहले जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, शायद अब उसमें कहीं ना कहीं सॉफ्ट पहलू तो हमें नजर आ रहा है अमेरिका के हवाले से। जी बिल्कुल आ रहा है। जो उन्होंने जो कहा, उन्होंने बल्कि मैंने उनके 5 इंटरव्यू सुने जिसमें उन्होंने कहा मेरी अमेरिका, देखिए उसमें वो कहते क्या है, वो कहते हैं कि हमारी अमेरिका से लड़ाई नहीं है, लेकिन हम बराबरी की सतह पे तल्लुकात चाहते हैं, हम गुलामी की सतह पे तल्लुकात नहीं चाहते। उसको हम इस एंगल से देते हैं कि खान साहब ने माफी मांग ली है। फिर वो कहते हैं कि इस साइफर को वहां तक पहुंचा, क्या अरशाद अहमद हक्कानी इस सारे मामले में इन्वॉल्व नहीं था? क्या उसने ये सारी गेम नहीं चली? क्या ये सारा मामला जो है वो वहां से शुरू नहीं हुआ तो जहां से शुरू नहीं होना चाहिए था? अब कुछ चीजें ना आप डिस्कस कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं, लेकिन हमारे पास भी है, आपके पास भी है। इस मौजूदा हालात में शायद डिस्कस ना हो, लेकिन किसी वक्त में आगे लेकिन राणा साहब माजी में डॉन लीग्स भी हुआ, वो एक और मामलात है, दीगर इश्यूज भी हैं कौमी सलामती के हवाले से, उनके ऊपर बात की गई। हमें माजी में तो कोई इस तरह के मामलात के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं गई कि मंतकी अंजाम तक पहुंची जाए। आपको लगता है कि इस बार कुछ होगा या इस बार इसके ऊपर कोई अदालती कार्रवाई या कोई किसी तौर पे पैरवी की जाएगी? देखिए होगा जरूर कुछ, इसलिए कि इन्होंने सारी कोशिशें कर ली है इमरान खान का वोट बैंक खत्म करने के लिए। इन्होंने कोशिश की है कि इमरान खान जो है उसकी टीम टूट जाए, इमरान खान टूट जाए। अभी तक ना इमरान खान का वोट टूटा है, ना इमरान खान की टीम टूटी है, और ना ही इमरान खान को ये किसी अवामी मैदान में शिकस्त दे सके। इसकी बुनियाद पर इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि अब इनके पास एक ही हल है कि इमरान खान को सियासत से आउट किया जाए, शायद उसके बाद उसकी जमात जो है वो खत्म हो जाए। ऐसी कोई चीज जो है वो कामयाब इनकी नहीं होनी। पहले इमरान को वोट पड़ता था, मैं आपको ये बात जो बात मैं कह रहा हूँ आज के दिन और डेट को नोट कीजिएगा, पहले इमरान खान को वोट पा रहा था नजरियात का, अब इमरान खान को वोट पड़ना है जिद का, और ये पाकिस्तान की सियासत में एक खौफनाक तब्दीली। राजा वोट ना पड़े तभी तो शायद अब तक इलेक्शंस नहीं हो पा रहे, और अभी भी ये बात कंफर्म नहीं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी उसकी मुद्दत कितनी होगी। आप भी बखूबी जानते हैं। आपको लग रहा है कि ऐसे माहौल में पाकिस्तान में एक मुकम्मल तौर पर इलेक्शंस हो सकते हैं? इलेक्शन तो हो नहीं रही, 2023 में इलेक्शन तो नहीं है। ये खबर है या तजिया आपका? नहीं, ये मेरे पास पक्की खबर है, 2023 में इलेक्शन ही नहीं है। और 2024 या 25 की बात की जा सकती है? ये उस वक्त के हालात के मुताबिक होगी, 2023 से निकलने दें, उसके बाद देखिए कौन कौन सी सियासी जमात सड़कों पे। और ये सारे का सारा फैसला या सारे का सारा मामला महज एक जमात की नाअहली या उसकी मैदान से आउट होने के ऊपर टिका हुआ है? जी बिल्कुल इसी तरह। देखिए एक जमात को नहल करना, खत्म करना, और 13 जमातों की नहली को छुपाना, ये उस पर लगा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब, सीनियर साहब तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय से हमें आगाह भी कर रहे थे। और यकीन तौर पर जो साइफर वाला मामला है वो इतना सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है। आजम खान साहब के इस बयान के बाद यकीन तौर पे इस मामले के ऊपर फिर से बात हो रही है, लेकिन क्या ये जो मामला है किसी तौर पे आगे बढ़ सकेगा या नहीं, इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। खुद आजम खान साहब के इस बयान में बहुत से ऐसे पहलू हैं जिसके अगर टेक्निकल बुनियादों पर जायजा लिया जाए तो उसको डाइसेक्ट करके बताया जा सकता है कि बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो काफी ज्यादा वजाहत तलब कर रहे हैं। इसके ऊपर मजीद बात करें, प्रोग्राम में आगे चल के ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं। जरा तस्करा कर रहे थे हम साइफर के हवाले से। साइफर जब से पाकिस्तान की सियासत में आया उसने पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल दिया। एक हुकूमत घर चली गई और एक हुकूमत नई आ गई। इस हुकूमत के आने के बाद भी ये साइफर वाला मामला थमा नहीं। माजी में आपको याद हो तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस हवाले से काफी ज्यादा इसके ऊपर बहस हुई और इसमें यह बात भी डिसाइड हुई कि जो साइफर है वो कहीं ना कहीं हकीकत जरूर है, लेकिन कहीं इसके ऊपर बहस जारी रही कि क्या ये साजिश थी या मुदाखलत थी। खान साहब लगातार इसको ना सिर्फ साजिश और मुदाखलत कहते रहे बल्कि इसको अपनी हुकूमत के घर जाने का अहम सबब भी बताते रहे। लेकिन क्या ये साइफर वाला मामला महज एक पॉलिटिकल स्टंट था जिसका फायदा उठाया तहरीक इंसाफ ने उस वक्त तो अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा किया, या फिर इसके पीछे कोई ना कोई हकीकत जरूर थी? आजम खान साहब के मौजूदा स्टेटमेंट के बाद यह बात फिर से उठाई जा रही है कि साइफर के हवाले से हकीकत क्या थी, इस साइफर मामले के ऊपर तहकीकात क्यों ना हुई और साइफर हवाले से अब जो मामलात सामने आ रहे हैं उसकी तहकीकात का अंजाम क्या होगा? क्या तहरीक इंसाफ के सरबराह को इस सब के बाद जेल जाना होगा या खुद तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी इस तमाम सूरत हाल में कलदम हो सकती है? ये सारे सवालात के जवाब लेने का हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर सहाफी तजियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जहांगीर साहब, आपको याद होगा हम आप प्रोग्राम करते रहे इसी स्टूडियो में, बहस ये थी कि साइफर कोई साजिश है या साइफर कोई मुदाखलत है। साइफर की सेहत से कभी इनकार नहीं हुआ। मोस्टली हुकूमत के भी अक्सर लोग ये कहते रहे कि साइफर उतनी बड़ी चीज नहीं है और अक्सर सियासतदान तजियाकार भी ये कहते रहे कि साइफर में जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज के ऊपर तो बात की जा सकती है, लेकिन क्या इससे हुकूमत को घर भेजा गया ये कहना कुछ आसान ना होगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आजम खान साहब के इस स्टेटमेंट की क्या वजह बनी है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये फ्रेम करते हैं कि सूरत हाल है क्या, जिस तरह के ये चला। एक पहली बात ये है कि इमरान खान साहब ने ये सोचा कि उनकी मकबूलियत पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिर रहा है और उन्होंने ये देखा, ये सब तज्जियात है ना, मैं कोई खबर बयान नहीं कर रहा हूँ रिकॉर्ड पे, किसी की बुनियाद पर हम बात करें। तो ये जो वो देखा कि जो पॉपुलैरिटी का मसला है और इसको कैसे जो है हाइप किया जा सके, तो उसके लिए उन्होंने ये निकाला, क्योंकि वो दुखती रगें जान। पहली दुखती रग ये है कि हमारी कौम जज्बाती है और अगर अमेरिका के खिलाफ कोई बात की जाती है तो वो जो है दिल पे लेती है, क्योंकि अमेरिका ने हमारे साथ ही इस पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें कुछ अच्छा नहीं किया, बहुत धोखेबाजी की है। वो कहता रहता है कि हम आपकी मदद करते रहे, हम आपको बच्चों के दूध पिलाते रहे, बड़ी कहानियां सुनाता है, लेकिन जो भी उसने किया वो एक बेवफा साथी का रूप होता है। तो जब उसकी तरफ आते हैं तो वो जज्बात हमारे उभरते हैं और उनका ग्राफ ऊपर जाता है। उनको ये महसूस हुआ कि अगर हम इसको एक इशू के तौर पर रखते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जानबूझ के एक ऐसा कागज जिसको आज तक यही नहीं मालूम है कि उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है और उस पर क्या ऐसे मुसद्दिक बात की जा सकती है जिसको आप साहब इतनी बड़ी अहमियत देते हैं कि आप उससे कहते हैं कि बिल्कुल हमारे दो ममालिक के दरमियान एक आमना सामना है और एक कौम हमें, एक अमेरिका है उसके हुक्मरान है और हमें अपनी गैरत का मुजाहरा करना चाहिए। दूसरा जो जज्बाती पहलू होता है जो इस कहानी में कहीं ना कहीं नजर आता है कि हमारी कौम को दीन से बड़ी जबरदस्त वाबस्तगी। तो भुट्टो साहब को ले लें, उन्होंने भी अगर इस सेकुलरिज्म की बात की, सोशलिज्म की बात की, वो हजम नहीं हो रही थी तो उसने इस्लामी सोशलिज्म का वो मिलाया और जनाब एक सूरत हाल बना दी। वो हमारे जज्बात से करीब तर हो गया और जो हमारी नॉट्स होती है जो हमें मकबूल नहीं होती है वो कबूल की तरफ की हालत पर। तीसरी बात ये है कि उन्होंने ये भी देखना था कि आगे चल के क्या हो सकता है। वो इत्तेफाक से एक हादसतन जो है वो रूस में पहुंच गए। जब वो रूस में पहुंच गए तो वो ऐसी डेट थी जब रूस और यूक्रेन का झगड़ा हो गया, वहां बम्बार्डमेंट हो गई। तो ये ऐसा टिल्ट मिला, ऐसा ख्याल हुआ कि जानबूझ के ये रशियन ब्लॉक में जा मिले और इस मुश्किल वक्त में रशिया का साथ देना चाहिए।
अब सूरत हाल बड़ी ऐसी हो गई कि जो चीज ड्रामेटिकली चल रही थी, अब वो जो है उसमें बड़ी संगीन सूरत हाल आ गई। कैसा हुआ, फिर उन्होंने एतराफ भी किया कि ये गलती थी कि हम ऐसी डेट पर गए, हमें मालूम ही नहीं था कि ये यहाँ हमला हो सकता है। उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। अब उनको जो उन्होंने ये देखा कि यार ये तो जो भी हम देख जज्बाती चीजें थी, अब उसको हम कैसे बैलेंस करें। तो उन्होंने ये किया कि वो फिर दोबारा अमेरिकन के खाने में नजर आने लगे और उसकी लगे, और साथ साथ उसके सफीरों से लेके, उसके वजीरों से लेके और उसकी सदत से लेके इन्होंने कोशिश करके जो है ये साबित करने की कोशिश की कि वो अमरीकी ब्लॉक में ही है। जब ये कंफ्यूजन फजा में पैदा हो जाती है और लोगों को समझ में नहीं आता है, तो वो फिर अपने तौर पर इकदाम करते। लेकिन जहांगीर साहब, अभी मैं अगर आजम खान साहब के इस पर्टिकुलर बयान की बात करूं, आजम खान साहब जो कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर आवाम को का बयानिया बदला जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तरह हकाइक को छुपाकर साइफर को झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। आजम खान साहब के काफी करीबी साथियों में शुमार होते हैं, बल्कि ये कहा जाता है कि अगर खान साहब अपने जब वजीर आजम थे तो दफ्तर जाने के पहले जो सबसे पहला जो काम करते थे वो आजम खान साहब से मुलाकात करते थे, और जब वो दफ्तर से निकल रहे होते तो भी आखिरी मुलाकात उनकी आजम खान साहब से होती थी। अब आजम खान साहब का ये बयान आना, एक ये बड़ा सवाल तो है, लेकिन जब ये बयान आ रहा है इसका सियाको सबाक क्या है कि तकरीबन इस हुकूमत को गए हुए और ये सारे मामलात को हुए हुए 1.25 साल का अरसा तकरीबन गुजर चुका। अब यह बयान क्यों आ रहा है? फिर दूसरा सवाल यह है कि खुद आजम खान साहब के हवाले से ये उनकी फैमिली की जानिब से एफआईआर दर्ज कराई गई कि वो गुमशुदा हैं और वो उनके बारे में कोई पता नहीं चल पा रहा था। फिर अब अचानक से वो सामने आए, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने जाके बयान कलमबंद करा दिया। आज तक हमें 9 मई के वाकये के हवाले से सारे मामला होते हुए दिखाई दिए थे। आजम खान साहब ने इसको साइफर के हवाले से अपने आप को बयान दिया और फिर यहां सूरत हाल तब्दील हो गई। आपको नहीं लगता ये जो सारी कुछ जो चीजें हैं ये खुद एक बड़ा सवाल है? लेकिन बड़ा अच्छा आपने ब्रीफ किया और पूरी हिस्ट्री जो है आपने सामने रख दी कि जो डेवलपिंग स्टोरी है वो आज तक भी आप ले आए। तो उसमें दूसरी आजम खान साहब के बारे में एक लीक भी आई और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो है ये जो हम लिखते हैं, जो हम बनाते हैं, अंदर एक फाइल होती है ना, उसमें नोट्स होते हैं, कुछ उसके मिनट्स कुछ होते हैं, उसको हम जो है सेट कर लेंगे और आपकी मर्जी से हम चला देंगे। इतने वफादार थे। अच्छा, आज भी इस वफादारी का सबूत ये इमरान खान ने ये कह के दिया कि आजम खान इंतहाई शरीफ और सच्चा आदमी है, लिहाजा मैं यकीन नहीं करता कि उन्होंने ये बयान दिया होगा। उन्होंने तो कहा कि जब तक मैं खुद उनके मुंह से ना सुन लूं तो मैं एतबार नहीं कर सकता। जी, ये भी हो गया। अब आप ये देखें कि 3-4 चीजें जो इतराफी बयान देना है इकबाल जुर्म से थोड़ा सा हटके जरूर है, लेकिन वो इकबाल जुर्म ही होता है कि आप इतराफ करते हैं कि जो भी ड्राइव हुई, जो भी मूव हुई, जो सूरत हाल बनी, उसमें वो कहीं ना कहीं थे। सर मुकम्मल तौर पे थे सर, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सर, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और उसकी एक कमजोरी और भी उन्होंने ये जाहिर कर दी है कि वो जो है स्क्रीन से गायब ही थे, मालूम ही नहीं था। उनके एफआईआर पे जिस तरह आपने बताया कि कटी, और उसके अब अचानक वो आए तो वो कहते हैं कि नहीं, वो तो रिश्तेदार रूप था, उनको तो जान का खतरा था, लिहाजा वो छुपे फिर रहे थे और अब नजर आ गए। उनको घर वालों को भी नहीं मालूम था, एजेंसीज को भी नहीं मालूम था, अवाम को भी नहीं मालूम था। अब ऐसा क्या करिश्मा हो गया, क्या ऐसी क्या चीज ऐसी हो गई, डेवलप हो गई कि वो जो है सबको ये भी मालूम हो गया कि वो कहीं गायब नहीं थे, एजेंसियां उनको नहीं ले गई थी, और साथ साथ ये भी मालूम हो गया कि उनको क्या कहना है। तो सबसे पहले जो ट्रायल करते हैं तो सुल्तानी गवाह ये इतराफ जो करता इकबाली बयान दे रहा होता है, उसमें भी तो कुछ सवालात उठते हैं ना कि आपको इकबाली बयान देने की जरूरत क्या पेश आई।
आप तो उसके किस चीज के बेनिफिशियरी हैं, इससे आपको क्या फायदा हो सकता है, आपको इसको क्या नुकसान से बचना चाहते हैं, ये चीजें तो होंगी ना। और अभी तो ट्रायल चलना है और आगे बढ़ना है। लेकिन जहांगीर साहब सॉरी, कथा कलामी आपकी हो रही है। आप भी बखूबी जानते हैं कि जब ये साइफर वाला सारा मैटर हुआ और जब ये उसके फौरन बाद ये जब खान साहब को की हुकूमत को घर भेजने के हवाले से करारदाद भी पेश की गई, उस वक्त भी ये बात तो रखी गई थी उस वक्त स्पीकर की जानिब से, स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से, कि पहले सुप्रीम कोर्ट इसकी कार्रवाई, इसके ऊपर मुकम्मल कार्रवाई करे और इसकी पूरी जांच कराई जाए, इसके ऊपर बाकायदा एक इंक्वायरी बिठाई जाए। सदर पाकिस्तान भी इस हवाले से इनको भी समरी भेजी गई थी। तो सर ये जो कुछ हुआ तो उस वक्त शायद खान साहब की बात ना सुनी गई। अब ये जो मामला अनफोल्ड हो रहा है, इस वक्त शायद हुकूमत इसको सेलिब्रेट कर रही है अपनी फतह के तौर पे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर ये मामले के ऊपर इंक्वायरी करा ली गई तो शायद हुकूमत को बैकफुट पे जाना पड़े? ये देखें, एक वक्त है ये साइफर सिफर हो जाए, इसलिए कि दोनों की जरूरतें थी, वो अपनी जरूरतें, सियासी जरूरत पूरी कर गए और अपने नंबर और जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ था वो इंक्रीज कर गए। ये तो उनका काम हो गया। उसके बाद वो रास्ते पर भी आ गए, उन्होंने एतराफ भी कर लिया, वो यूं नहीं था, यूं था, यूं था, इफ बट लगा के उन्होंने काम चला। अब ये जो दूसरी पार्टी है जो बेनिफिशियरी इसकी हो सकती है, वो ये साबित करना चाहते हैं कि उन्होंने जो बदनीयती की बुनियाद पे ये फायदा उठाया और अमेरिका से बड़े ताल्लुकात खराब हो। अमेरिका तो अभी तक आपको वो ऐसी सी बातें कर रहा है जो उसने पहले भी बात नहीं की थी, आपकी सपोर्ट के लिए बात कर रहा है। और वो कहता है कि हम तो इमदाद में भी हमने 20% से लेके 50% तक इजाफे का फैसला भी कर लिया है और पाइपलाइन में जो है हमने छोड़ भी दिए उस फायदे को। तो ये चीजें सियासी जरूरत थी, एक ने जरूरत पूरी कर ली। अब ये जो है, अब ये इनके लिए फीडिंग का है। अब ये फीड सर, आजम खान साहब के इस बयान की कोई कानूनी हैसियत है जहांगीर साहब? आपको लगता है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत है? क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने बयान तो दिया है। गलती हुई है, ऐसे साइफर आते रहते हैं, उसके अंदर कुछ परेशानी की बात का भी इजहार होता है और ये रूटीन की बात होती है। अब उन्होंने उसको पॉलिटिसाइज किया, जब पॉलिटिसाइज करने में वो कामयाब हो गए तो उसको डिफ्यूज करने के लिए भी तो सूरत हाल है ना। अब वो जितने उन्होंने केसेस बनाया बेढंगे तरीके से इन पे बनाए, तो अब ये ढंग कहां से लाए? ये भी एक सवाल है कि ये लोग क्यों ढंग लाए। और फिर इन्होंने जो इमरान खान साहब की पार्टी ने जज्बाती होकर जिस तरह के काम किए हैं और सब उलट पुलट के रख दिया है, और जो इस्टेब्लिशमेंट की जो हमारी तारीख के कुछ ऐसे काम कर दिए कि अब वो तो क्योस में आ गए, फंस गए, एक खाई में फंस गए, इससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि तवाजुन होना चाहिए हर चीज में, एक मुदब्बिर होता है सही तवाजुन। अब तवाजुन की बात तो से तो मामला आगे बढ़ गया ना जहांगीर साहब। अब ये समझाया ना कि आपको लग रहा है कि इसका कोई ड्रॉप सीन हो जाएगा या महज इसको आज हुकूमत अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है? ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी, इश्यूज आएंगे, इसमें हवा भरी जाएगी, फिर उसमें हवा निकाली जाएगी, ये इस तरह होता रहेगा, ये टाइम इसी तरह जाएगा। फिर जो इलेक्शन आएंगे उसके अपने इश्यूज होंगे, हॉट इश्यूज होंगे, आपस के मफादात होंगे, वो अलग कहानी होगी। जो स्पेयर टाइम इनके पास है तो इसी तरह जाएगा। आप कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट करेगी भाई कि आप ये लाएं, आप ये लीकेज जो है ये इसकी क्या अहमियत है। 5 महीने गुजरना कोई मुश्किल बात नहीं है इसके। और बहुत सारे मामला आता है, तोशा खाना का भी है क्योंकि उसको भी उलझाया हुआ। सारी चीजें ये इशू नहीं है, इश्यूज ये है कि इनकी पॉपुलैरिटी कहाँ खड़ी है और ये क्या रिजल्ट दे सकते हैं। और लेकिन जहांगीर साहब एक सवाल हो रहा है, बार बार ये सवाल आता है कि अगर तो इस साइफर की कोई हकीकत नहीं थी तो उस वक्त डिमार्श एक भेजा गया था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इसका फैसला हुआ और उसके ऊपर एक डिमार्श किया गया। आपको लगता है कि अगर तो वो चीज सिरे से ही नहीं थी तो फिर डिमार्श किस बात का हुआ था? और अगर डिमार्श हुआ तो कहीं ना कहीं उसकी हकीकत तो जरूर थी। अब उसकी हकीकत को किस अंदाज में कोई देख रहा है वो बात, उसके ऊपर बात की जा सकती है। देखिए, उस वक्त की गिवन सिचुएशन ऐसी थी कि एक वजीर आजम ने अपने वक्त में एक चीज जो है इतना बूस्ट कर दी, बूम हो गया सर।
अब उसको डिफ्यूज करने का एक यही तरीका है, ये कि उसको पिंजरे में बंद करने का, जो निकल गया है, जो बोतल से बाहर आ गया है, उसको ये था कि उसको डिफ्यूज करने के लिए कोई बयानात ना आए, कोई ऐसी बात फाइनली नहीं आ जाए, डिसाइसिवली ऐसी बात ना आ जाए कि वो एक मसला बन जाए। इसलिए जो है उसको जो है नर्म किया गया, ठंडा किया गया और उसको देखा गया। लेकिन अब चूंकि ऐसे इश्यूज की जरूरत है, तो अब उस इश्यूज को जो है सियासी बुनियादों पर रखा जा रहा है ना। जहांगीर साहब क्विकली मुझे बता दें, आप आपके ख्याल में, आप जहांगीर साहब, जेन्युइन इशू ये है ही नहीं। जहांगीर साहब क्विकली मुझे बता दें, अब ये जो मामला एक बार फिर उठाया जा रहा है, इसका पॉलिटिकल एडवांटेज हुकूमत ले सकेगी या फिर भी इसका पॉलिटिकल एडवांटेज ऑपोजिशन को जाएगा? सर मैं कह रहा हूं अब ये मामला जो एक बार फिर से उठाया गया है, इसका पॉलिटिकल एडवांटेज हुकूमत को जाएगा या ऑपोजिशन को जाएगा? चीजें जिस तरह चलेंगी, बनेगी, उसके लिहाज से अगर फजा ये बनाने में ये नए इश्यूज कामयाब नहीं लगाते हैं, इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। इससे अगर उन्होंने माइलेज ले लिए तो ठीक है, पॉलिटिकली माइलेज आप भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, यूं भी हो सकता है। अगर उनको कोई बेनिफिट उनको नहीं मिलता है तो फिर ये अपने बेनिफिट के लिए तो सारा फजा बना रहे हैं ना, जो बार बार रिपीट करना पड़ रहा है कि फजा बना रहे हैं, सियासी फजा बन रही है ये। ठीक हो गया जहांगीर साहब, आपका पॉइंट आ गया। जहांगीर साहब आपका पॉइंट आ गया और मेरे ख्याल से हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अपने काम पे पहुंच रहा है। उम्मीद करते हैं जो साइफर स्टोरी है इसका कोई ड्रॉप सी नोट जल्द हो, क्योंकि ये साइफर जहां पे पाकिस्तान के अंदरूनी पॉलिटिक्स के लिए जितना अहम है, उतना ही ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत अहम होगा, क्योंकि इस साइफर मामले के बाद जहां पे पाकिस्तान में सियासी तौर पे एक भौचाल नजर आ रहा है, उसके असरात, उसके इंप्लीकेशन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में भी होंगे। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात इस हवाले से काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं कि पाकिस्तान में इस साइफर को लेकर किस अंदाज से गुफ्तगू की जाती है, और वो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पाकिस्तान के मफाद में कितने जरूरी हैं और किस अंदाज से इस सारे मामलात को लेकर चला जा सकता है। लेकिन फिर सवाल यह है कि पाकिस्तान में माजी में इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं जहां पे इस तरह की चीजों को, इस तरह के मामलात को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन उसका कभी भी कोई ड्रॉप सीन ना हुआ, उसका कोई ऐसा नतीजा ना निकला कि अवाम को इस बात का पता चल सके कि क्या ये हकीकत थी या महज फसाना था। और माजी में इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। सागदार साहब का उस एफिडेविट है जो आज भी इसको कोट किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिसके बारे में आज भी बात की जाती है। लेकिन जहां पे सूरत हाल तब्दील होती है तो वहां पे इस तरह के मामला से इनकार कर दिया जाता है और फिर मामला जूं का तूं रह जाता है। उम्मीद करते हैं जो हो बेहतर अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।